गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। ठीक है, चलिए हम अपने टॉपिक्स पे आते हैं डायरेक्ट। आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, जल का आयनिक गुणनफल। ठीक है, जल का आयनिक गुणनफल। जल का आयनिक गुणनफल क्या है? देखिए स्टूडेंट्स, जल के आयनिक गुणनफल को पढ़ने से पहले हम आपको एक बात बता दें। जो प्योर वाटर होता है, प्योर वाटर की जो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी होती है, इट मीन्स विशिष्ट चालकता जो होती है बहुत ही कम होती है। इसका मतलब जो शुद्ध जल होते हैं, शुद्ध जल का आयनन हाइड्रोजन आयन और OH आयन में बहुत ही कम होता है, जिसके कारण शुद्ध जल की जो विशिष्ट चालकता होती है वो बहुत ही कम होती है। माना यह गया है कि 55.56 इंटू 10 टू पावर 7, अब इतने मॉलिक्यूल होते हैं वाटर के, तो इतने मॉलिक्यूल में से केवल वन मॉलिक्यूल ही वाटर के आयनिक होते हैं। ठीक है, और शुद्ध जल की जो मोलरता होती है, शुद्ध जल की मोलरता यानी कि मोलरिटी ऑफ प्योर वाटर, मोलरिटी ऑफ प्योर वाटर, ये ध्यान देना, मोलरिटी ऑफ प्योर वाटर जो होती है वो 55.56 मोल। ये बात क्लियर हो गया कि शुद्ध जल जो प्योर वाटर होता है, प्योर वाटर की जो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी होती है बहुत ही कम होती है। इसका रीजन ये है कि प्योर वाटर बहुत ही कम आयनिक होता है, फीबली आयनाइज्ड होता है, इसमें हाइड्रोजन आयन और OH आयन में। माना यह गया है अगर जल के इतने अणु हैं 55.56 इंटू 10 टू पावर 7 मॉलिक्यूल अगर वाटर के हैं, इतने मॉलिक्यूल में से जो एक मॉलिक्यूल ही वाटर का आयनाइज होगा, और प्योर वाटर की जो मोलरिटी होती है, मोलरता होता है, वो कितना होता है 55.5। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर की। तो आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर की बात कर लें तो जो प्योर वाटर हमारा है, प्योर वाटर और H2O, इस H2O के आयन से उत्पन्न जो हाइड्रोजन आयन है और क्या OH है, इनके बीच में क्या होती है, इक्विलिब्रियम स्टेट होती है, साम्य की अवस्था होती है। ठीक है, ये प्योर वाटर, प्योर वाटर, और ये वाटर के अनआयनाइज्ड मॉलिक्यूल। ठीक है, अनआयनाइज्ड मॉलिक्यूल और ये क्या, इसके आयन, वाटर के क्या है, ये आयन। तो वाटर के अनआयनाइज्ड मॉलिक्यूल और इसके आयनन से उत्पन्न आयनों के बीच में क्या है, साम्य की अवस्था है, जिस पर हम लॉ ऑफ मास एक्शन लगा सकते हैं। यानी अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, ये लॉ ऑफ मास एक्शन क्या है, जब आप 11th में आएंगे आयनिक इक्विलिब्रियम में आपको जब पढ़ाऊंगा तो वहां पे डिटेल्स बताया जाएगा कि लॉ ऑफ मास एक्शन क्या है, द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम क्या है। तो यदि हम इस पे द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम लगाएं तो ये क्या होगा, K इक्वल हाइड्रोजन आयन की मोलर कॉन्सेंट्रेशन और क्या OH आयन की मोलर कॉन्सेंट्रेशन और ये क्या वाटर की मोलर कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं जो अनआयनाइज्ड वाटर मॉलिक्यूल है या जो प्योर वाटर है, इसकी मोलर कॉन्सेंट्रेशंस क्या होती है, इसकी मोलर कॉन्सेंट्रेशंस कांस्टेंट होती है। जब मोलर कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट होगी तो लिख सकते हैं वाटर की मोलर कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट होगी यानी K डैश, तो इस वाटर का समय K डैश लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, K इक्वल K इंटू K डैश इक्वल हाइड्रोजन आयन की मोलर कॉन्सेंट्रेशन और क्या OH आयन की मोलर कॉन्सेंट्रेशन। तो यहाँ पे K इंटू K डैश जो होगा वो KW यानी कि आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। ठीक है, ये KW है, इसको हम KW लिख सकते हैं, KW इक्वल क्या
हाइड्रोजन आयन की मोलर कॉन्सेंट्रेशन इनटू क्या OH आयन की मोलर कॉन्सेंट्रेशन। तो ये क्या हो गया, ये हो गया आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। ठीक है, तो हम इसको डिफाइन कर सकते हैं एट कांस्टेंट टेम्परेचर द प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रोजन आयन एंड OH आयन इज कॉल्ड एज Kw। एंड स्थिर ताप पर जल के आयन से उत्पन्न हाइड्रोजन आयन की मोलर सांद्रता और OH आयन की मोलर सांद्रता का गुणनफल निश्चित और स्थिर होता है, उसे कहते हैं क्या, जल का आयनिक गुणनफल कहते हैं। और हम ये देखें 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर जो Kw का वैल्यू होगा वो 10⁻⁻14 होता है। ठीक है, एट 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर Kw की जो वैल्यू होती है 10⁻⁻14 होती है, और ताप बढ़ाने के साथ साथ Kw की वैल्यू भी क्या होती है, बढ़ती है। तो ये कह सकते हैं कि Kw इक्वल हाइड्रोजन आयन की मोलर कॉन्सेंट्रेशन इनटू क्या OH आयन की मोलर कॉन्सेंट्रेशन, यानी जब 25 डिग्री सेल्सियस पर Kw की वैल्यू आई है 10⁻14, तो हम कह सकते हैं 10⁻14 -14 इक्वल क्या 10⁻⁻7 इनटू क्या 10⁻�7। ठीक है, इन्हीं का जो गुणनफल होगा द प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रोजन आयन एंड OH आयन इज कांस्टेंट एट 10⁻14। ये क्या हो गया हमारा Kw क्या है, कांस्टेंट है, इसे कहते हैं कि आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर कहते हैं। ठीक है, अगर देखिए अगर हाइड्रोजन अनोट में आपको बता दूं, अगर हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन 10⁻⁷ से अगर अधिक होती है तो क्या होगा, सॉल्यूशन क्या होगा, एसिडिक नेचर का होगा। अगर हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन अगर कम होती है 10⁻⁷ से तो क्या होगा, ये बेसिक नेचर का होगा। अगर हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन कितनी हो जाए 10⁻⁷ हो जाए, और हाइड्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन कितना हो जाए 10⁻⁷ हो जाए, तो सॉल्यूशन क्या होगा, तो सॉल्यूशन न्यूट्रल होगा। ये ध्यान रखना। ठीक है, तो ये आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर हो गया कि स्थिर तापमान पर जल के आयन से उत्पन्न हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन और OH आयन की कॉन्सेंट्रेशन का जो गुणनफल होता है वही गुणनफल क्या कहलाता है, जल का आयनिक गुणनफल कहलाता है। ठीक है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर द प्रोडक्ट ऑफ H+ and OH negative is called as ionic product of water at 25 degrees Celsius temperature. The value of Kw is 1 into 10⁻⁴. If the concentrations of hydrogen ion is greater than that of 10⁻⁷, the solutions will be acidic in nature, and the concentration of hydrogen ion is less than 10⁻⁷, is the solutions is basic in nature. If the concentration of hydrogen ion is just equal to 10⁻⁷, so it comes under neutral in nature. So that's all. It is ionic product of water, जल का आयनिक गुणनफल। ये क्लियर हो गया, तो इसको कॉपी कीजिए। अब हम आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे ले चलते हैं जिसका नाम है pH। ओके, चलिए। pH क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है pH, हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन। pH तो सबसे पहले हम pH को डिफाइन कर ले। pH is the negative log concentration of hydrogen ion of a solution called as pH। ठीक है, और सेम हम इसको pOH को भी डिफाइन कर सकते हैं। और आपको डिफाइन करना है pOH क्या है, तो कह सकते हैं pOH is negative logarithm concentration of OH ion of a solution
solution called as POH। तो दोनों डिफिनेशंस यहाँ पे सामने है। pH is the negative logarithm concentration of hydrogen ions of a solution called as pH। और उसी प्रकार से हम POH को भी डिफाइन कर सकते हैं कि POH is negative logarithm concentration of OH ion of a solution called as POH। इसका मतलब क्या हुआ कि हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशंस का जो नेगेटिव लाभ होता है, हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशंस का जो नेगेटिव लाभ होता है उसे हम क्या कहते हैं, पीएच कहते हैं। और इसी प्रकार से यदि हम ये कहें कि OH आयन का नेगेटिव जो लाभ होता है, OH आयन कॉन्सेंट्रेशंस का जो नेगेटिव लाभ होता है वो POH कहलाएगा। और हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन का जो नेगेटिव लाभ होगा वो क्या कहलाएगा, पीएच कहलाएगा। ठीक है, तो हम पहले पीएच के बारे में इसका फार्मूला देख लें। तो ये कह सकते हैं हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन, ध्यान देना ये फार्मूला भी बन जाएगा। ठीक है, हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन, यदि हम किसी आयंस को या किसी मॉलिक्यूल को हम बड़े कोष्टक के अंदर लिख देते हैं तो क्या हो जाता है, कॉन्सेंट्रेशन। और कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, मोल पर लीटर। ठीक है, हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन का जो नेगेटिव लाभ होता है वही क्या कहलाता है, यही पीएच कहलाता है। इसका एक फार्मूला भी बन गया, हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन का नेगेटिव लाभ पीएच कहलाएगा। और इसी प्रकार से OH आयन कॉन्सेंट्रेशंस का नेगेटिव लाभ क्या कहलाएगा, POH कहलाती है, POH कहलाती है। ठीक है, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, पीएच इक्वल क्या, log 1 अपॉन हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन। इसको लिख सकते हैं क्या, POH इक्वल log 1 अपॉन क्या, OH आयन कॉन्सेंट्रेशन। या इसको लिख सकते हैं क्या, हाइड्रोजन आयन की जो कॉन्सेंट्रेशन होती है वो 10 टू पावर माइनस पीएच, हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी, 10 टू पावर माइनस पीएच। और उसी प्रकार से OH आयन की जो कॉन्सेंट्रेशन होगी वो क्या होगा, वो 10 टू पावर माइनस POH। ठीक है, इस फार्मूले को आप याद रखिएगा और इसकी सहायता से हम न्यूमेरिकल लगाते हैं और न्यूमेरिकल में हमें हेल्प मिलता है। ठीक है, मैं कुछ फार्मूले यहाँ पे लिख देता हूँ, उसको जरा ध्यान से देखिएगा। जैसे कि आपने देखा था यहाँ पे KW इक्वल क्या आया था, हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन इनटू क्या, OH आयन की कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, यदि KW की वैल्यू कांस्टेंट है 10 टू पावर माइनस 7, हाइड्रोजन पीएच आयन कॉन्सेंट्रेशन दिया है, OH आयन निकल जाएगा। ठीक है, यदि पीएच आयन दिया है, OH निकल जाएगा, OH दिया है तो आप हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो इस समय इसका जो वैल्यू होगा हाइड्रोजन आयन या OH आयन की जो कॉन्सेंट्रेशन होती है वो क्या होगी, 10 टू पावर माइनस 7 होते हैं। और दूसरा फॉर्मूला अब हमारे पास क्या है, KW और यहाँ पे क्या है पीएच के फॉर्म में दिया पीएच और प्लस क्या POH। ठीक है, तो जब पीएच और POH के रूप में आएगा तो यहाँ पे KW की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, 14 होगी। जब हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन के रूप में आएगा क्या उसकी वैल्यू 10 टू पावर माइनस 14 होगी, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये फार्मूले हमारे बन गए और इसी फार्मूले की सहायता से हम पीएच को फाइंड करते हैं। ठीक है, तो आप इसको आप उतारें, फिर मैं आपको आगे ले चलता हूं। चलिए, नोट्स भी आप साफ साफ बनाते हुए चलेंगे। चलिए, एक टॉपिक समाप्त कर, पीएच स्केल। पीएच स्केल, ये पीएच स्केल क्या होता है, देखिए एक साइंटिस्ट थे, कौन, SPL सोरेनसन, 1909 में। SPL सोरेनसन एक साइंटिस्ट 1909 में इन्होंने एक पीएच स्केल को प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया एक स्केल ऐसा है जिसपे 0 से लेकर के 14 अंक निर्धारित होती है और इस अंक की सहायता से हम सॉल्यूशंस का नेचर एसिडिक है कि बेसिक है कि न्यूट्रल है, इसको हम डिटरमाइन करते हैं।
तो जो स्केल किसी सॉल्यूशंस का एसिडिक बिहेवियर, बेसिक बिहेवियर या न्यूट्रल बिहेवियर को रिप्रेजेंट करता है वह स्केल क्या कहलाता है? वह स्केल पीएच स्केल कहलाता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे स्केल बना दे रहा हूँ और उसको ध्यान दीजिएगा, इसको बनाते हुए चले आप लोग। स्केल में बना रहा हूँ 1, ठीक है। ये स्केल ध्यान देना, आप अपनी कॉपी में बना लीजिएगा स्केल। ये मान लीजिए बेसिक के लिए है, बेसिक, और ये लाइन न्यूट्रल की है और ये लाइन एसिडिक की है। ठीक है, अब देखिए अगर ये स्केल, अगर पीएच की बात करते हैं, पीएच, ठीक है, और मैंने बताया अगर पीएच क्या हो 7, पीएच की वैल्यू कितनी हो 7, तो उसमें वो सॉल्यूशन क्या होगा? न्यूट्रल नेचर का होगा। अगर पीएच की वैल्यू 7 से कम हो रही है, कहाँ तक? अगर 0 तक होती है, 7 से कम, जैसे जैसे पीएच कम होगा वैसे वैसे सॉल्यूशन कैसा होगा? एसिडिक नेचर का होगा। और जैसे जैसे पीएच का वैल्यू बढ़ता है, कहाँ तक? 14 तक बढ़ता है, वैसे वैसे सॉल्यूशन क्या होगा? बेसिक नेचर का होगा। तो ये स्केल क्या बता रही है? ये स्केल पीएच बता रही है। पीएच अगर 14 है बेसिक, पीएच अगर 7 है न्यूट्रल। अगर पीएच की वैल्यू 7 से कम होगी, पीएच की वैल्यू 7 से कम होगी एसिडिक, और पीएच की वैल्यू 7 से अधिक होगी तो बेसिक। अगर पीएच 7 पे है तो क्या होगा? न्यूट्रल। ठीक है, चलिए हम पीओएच की बात कर लें। पीओएच की बात कर लें, अगर पीओएच क्या है? 7 है, तो सॉल्यूशन क्या होगा? न्यूट्रल नेचर का होगा। और अगर पीओएच की वैल्यू 7 से अधिक होती है, पीओएच, पीएच नहीं, पीओएच की वैल्यू अगर 7 से अधिक, कहाँ तक? 14 तक होगी, तो सॉल्यूशन कैसा होगा हमारा? एसिडिक। अगर पीओएच की वैल्यू 7 से कम होती है, कहाँ तक? 0 तक होती है। ठीक है, तो सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा हमारा? बेसिक नेचर का हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम अगर हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन की बात कर लें, अगर सॉल्यूशंस में हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन 10 टू पावर माइनस क्या है? 7। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया है आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर में ही यदि हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन 10 टू पावर माइनस 7 से ज्यादा है तो क्या होगा? ये मोल है, ठीक है, अगर 1 मोल होता है 10 टू पावर माइनस 7 से अगर ज्यादा होगा, मतलब 1 मोल तक आ रहा है, तो सॉल्यूशन कैसा होगा? एसिडिक नेचर का होगा। अगर सॉल्यूशन में हाइड्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन 10 टू पावर माइनस 7 से कम है, इट मींस 10 टू पावर माइनस 14 मोल तक जाता है, तो सॉल्यूशन कैसा होगा हमारा? बेसिक नेचर का होगा। ठीक है, और फिर अगर हम OH आयन कॉन्सेंट्रेशन की बात कर लेते हैं, अगर OH आयन की कॉन्सेंट्रेशन 10 टू पावर माइनस 7 मोल है तो क्या होगा? न्यूट्रल नेचर का होगा। अगर OH आयन की कॉन्सेंट्रेशन क्या है? 10 टू पावर माइनस 7 से कम है, यानी 10 टू पावर माइनस 14 मोल है, तो ये सॉल्यूशन कैसा होगा? एसिडिक सॉल्यूशन होगा। अगर सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन 10 टू पावर माइनस 7 से अधिक होती है, किसकी? OH आयन की कॉन्सेंट्रेशन 10 टू पावर माइनस 7 से अधिक होती है, यानी कहां तक? 1 मोल तक होती है, तो सॉल्यूशन कैसा होगा हमारा? बेसिक नेचर का होगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे एक स्केल बनाया गया है जिसपे एक अंक दिया है 0 से लेकर के 14 तक, और इस रेंज में जो भी वैल्यू आती है अगर 7 और 0 के बीच में होगा तो सॉल्यूशन एसिडिक होगा। ठीक है, और अगर 7 और 14 के बीच में होगा तो सॉल्यूशन क्या होगा? बेसिक होगा। अगर 7 पे होता है तो सॉल्यूशन क्या होगा? न्यूट्रल होगा। आप ये जान लीजिए, जब भी पीएच की वैल्यू घटेगी तो उसका एसिडिक बिहेवियर बढ़ेगा, और जब पीएच की वैल्यू बढ़ेगी तो क्या होगा? बेसिक बिहेवियर होगा। ठीक है, और उसी प्रकार जब पीओएच की वैल्यू 7 से घटेगी तो बेसिक, जब पीओएच की वैल्यू 7 से अधिक होगी एसिडिक। उसी प्रकार से जब हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन 10 टू पावर माइनस 7 से अधिक होगा तो एसिडिक नेचर का होगा। जब हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन 10 टू पावर माइनस 7 से कम होगा तो क्या होगा? बेसिक होगा। और उसी प्रकार से जब OH आयन की कॉन्सेंट्रेशन 10 टू पावर माइनस 7 से अधिक होगा तो बेसिक, और जब OH आयन की कॉन्सेंट्रेशन 10 टू पावर माइनस 7 से कम होगा तो सॉल्यूशन क्या होगा? एसिडिक नेचर का होगा। ये क्लियर हो गया? तो यही क्या है हमारा? पीएच स्केल। ठीक है, इसको आप बना लीजिए।
अब मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल देता हूँ कि आपको पीएच निकालना कैसे है, ठीक है। चलिए एक हमारे पास एग्जांपल है m/1000 HCl सॉल्यूशन से, तो पूछा जाए इसका पीएच वैल्यू क्या होगा, ठीक है। हमारे पास एक HCl का सॉल्यूशन है जिसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, m/1000 है, और 1000 HCl, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब होगा 10⁻³ मोल HCl। क्या होगा, 10⁻³ मोल HCl होगा। अब यहाँ पे आप इसको क्या करवा लें, हमें क्या निकालना है, पीएच निकालना है। ध्यान देना, हमें क्या निकालना है, पीएच, और पीएच का फार्मूला क्या होता है, पीएच इक्वल माइनस लॉग हाइड्रोजन आयन की क्या कॉन्सेंट्रेशन होती है। हम पीएच तभी निकाल पाएंगे जब हमारे पास क्या हो, हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन हो। ये क्या हमारा HCl, क्या HCl, ठीक है। ये HCl कितना मोल है, 10⁻³ मोल है। जब ये आयनित होगा तो क्या देगा, हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन और क्या Cl। तो एक इतने मोल HCl से एक H प्लस एक क्या Cl माइनस, तो कितने HCl है, 10⁻³ मोल है। हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन कितना हो जाएगा, 10⁻³ मोल हो जाएगा, ठीक है। अब हमको ये पता चल गया कि इसकी हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन कितनी हो गई, 10⁻³ यानी हाइड्रोजन आयन की जो कॉन्सेंट्रेशन आ गई है 10⁻³ तो जैसे ही हमें हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन मिल जाएगी तो इस वैल्यू को इस फार्मूले में कर देंगे। फार्मूला क्या हमारा, पीएच इक्वल क्या माइनस लॉग हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन, तो ये हो जाएगा पीएच इक्वल माइनस लॉग कॉन्सेंट्रेशन कितना है, 10⁻³ तो ये हो जाएगा पीएच इक्वल -3 लॉग 10, और आप जानते हैं लॉग 10 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो पीएच इक्वल क्या -3 यानी पीएच इक्वल क्या 3। तो ये बताएं आप पीएच की वैल्यू कितनी है, 3, इट मींस पीएच 7 से कम है, ठीक है। पीएच वैल्यू कितनी है, 7 से कम आ रही है, इसका मतलब क्या होगा, सॉल्यूशन कैसा होगा हमारा, एसिडिक नेचर का होगा। इस प्रकार से हम पीएच को फाइंड करते हैं, ठीक है। चलिए अगला एग्जांपल बताएं, जैसे मान लीजिए हमारे पास m/1000 H2 m/1000 H2SO4 सॉल्यूशन है, इसका क्या निकालना है, पीएच निकालना है। क्या निकालना है, पीएच निकालना है, ठीक है। तो ये m/1000 क्या होगा, 10⁻³ मोल H2SO4। क्यों, यही होगा कि 10⁻³ मोल H2SO4 का आपको पीएच निकालना है। हमारे पास सब्सटेंस क्या है, एसिड H2SO4 है, ठीक है। H2SO4 जब H2SO4 आयनित होगा तो 2H प्लस और प्लस क्या SO4 -2 देगा। कॉन्सेंट्रेशन कितना है, 10⁻³। तो यहाँ पर हाइड्रोजन आयन कितने आ रहे हैं, 2 हाइड्रोजन आयन आ रहा है, इसका मतलब क्या होगा 2 × 10⁻³ मोल। तो हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन कितनी बन गई, 2 × 10⁻³ मोल बन गया। अब हमको पता चल गया कि हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है। तो अब फार्मूला यूज करेंगे, पीएच इक्वल क्या माइनस लॉग हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन। तो पीएच इक्वल क्या हो जाएगा, पीएच इक्वल माइनस लॉग हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन कितना है, 2 × 10⁻³ मोल है। इसको अब सॉल्व कर लें, यानी पीएच इक्वल क्या हो जाएगा, माइनस log 2 प्लस log 10⁻³ हो जाएगा। और पीएच इक्वल क्या होगा, पीएच इक्वल माइनस और log 2 का वैल्यू 0.3010, ये माइनस ये प्लस क्या होगा, -3 log 10, ठीक है। मैं लिख देता हूँ log 2 की जो वैल्यू है 0.3010 और log 10 की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी
1 होगी। तो यहाँ पे pH इक्वल क्या -3010, ये क्या होगा -3 और लॉग इक्वल क्या होगी 1 होगी। तो pH इक्वल क्या हो जाएगा -0.3010 माइनस क्या प्लस क्या 3। अभी क्या हो जाएगा, इसको आप ऐड कर लीजिए। तो आप इसको माइनस कर देंगे, जो भी आपका आंसर आएगा 2.7 करके आएगा। ठीक है, 2.7 करके आएगा, 2.7 करके ऐसे कुछ करके इसका pH आएगा। तो यानी क्या हो जाएगा, ये जो pH आ रहा है H2SO4 का, ये 7 से क्या होगा 7 से कम होगा। क्या होगा 7 से कम है। जब 7 से कम होगा तो ये किस नेचर का होगा, ये एसिडिक नेचर का होगा। किस नेचर का होगा, एसिडिक नेचर का होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम pH को निकालते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, एग्जांपल और देख लेते हैं। बात करते हैं, अगर M/100 NaOH सोल्यूशन से क्या है NaOH है, ये सोल्यूशन है, तो इसका pH क्या होगा, इसका pH क्या होगा। अब यहाँ पे क्या है बेस है। ठीक है, हमें निकालना क्या है pH, और pH निकालने के लिए हमें क्या चाहिए हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन चाहिए। तो इसको मैं दो तरह से लगाता हूँ, ध्यान दीजिएगा, दो तरह से। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आप इसका क्या निकाल लें, हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन निकाल लें। क्या निकाल लें, हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन। इसका मतलब क्या होगा 10⁻² मोल NaOH। ठीक है, अब यहाँ पे ये NaOH है, ये NaOH जब आयनिक करेगा तो Na प्लस और क्या OH नेगेटिव देगा। तो 10⁻² मोल है, ये कितना हो जाएगा, ये 10⁻² मोल हो जाएगा। यानी OH आयन की कंसंट्रेशन कितनी आ गई, OH आयन की कंसंट्रेशन आ गई 10⁻²। हमारे पास एक फार्मूला आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर क्या होता है, KW इक्वल हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन और क्या OH आयन की कंसंट्रेशन से पता है। तो हमको KW को पता होती है, कितना होता है KW इक्वल 10⁻14 होता है, और OH आयन की कंसंट्रेशन पता है। हम H आयन की कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं। H आयन की कंसंट्रेशन इक्वल क्या हो जाएगा KW अपॉन क्या OH आयन की कंसंट्रेशन। और KW की वैल्यू कितनी हुई 10⁻14 और OH कितना है 10⁻²। ये हो जाएगा कितना 10⁻14 into 10⁻+2 इक्वल 10⁻12। ये क्या कितना मोल, यानी हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन कितनी आ गई 10⁻12 मोल आ गया। और हमें pH निकालना है, तो pH निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला क्या होगा pH इक्वल माइनस लॉग हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन। तो pH इक्वल क्या माइनस लॉग कंसंट्रेशन कितना है 10⁻12 आया हुआ है। तो pH इक्वल क्या हो जाएगा -12 log 10। तो यानी pH इक्वल क्या -12 यानी pH इक्वल क्या हो जाएगा 12। pH इक्वल क्या हो गया 12। इसकी pH की वैल्यू कितनी आ गई 12। और मैंने आपको बताया कि यदि pH की वैल्यू 7 से अधिक होगी तो क्या होगा सॉल्यूशन हमारा किस नेचर का होगा बेसिक नेचर। किस नेचर का होगा बेसिक नेचर का। एक तो तरीका हमारा ये है। दूसरा तरीका इसी प्रॉब्लम को ऐसे सॉल्व करें M/100 NaOH निकालना है क्या pH। तो सबसे पहले हम ये जो है M/100 ये क्या है 10⁻² मोल ये NaOH है। ठीक है, तो फिर आप भाई आयनित करवा दें, आप इसको NaOH को आप आयनित करवा देंगे। ये Na प्लस और क्या OH नेगेटिव, ये इसकी कॉन्सेंट्रेशन 10⁻² मोल है। ये कितना होगा 10⁻² मोल, क्योंकि एक ही मोल है इसलिए 10⁻² मोल होगा। ठीक है, हमारे पास OH आयन की कॉन्सेंट्रेशन पता है, तो हम पहले क्या निकाल लें POH निकाल लें। ठीक है, POH इक्वल क्या माइनस लॉग OH आयन की कॉन्सेंट्रेशन, तो माइनस लॉग OH आयन की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है
10⁻² मोल है। ये क्या हो जाएगा -2 log 10। इट मीन्स क्या हो जाएगा 2। POH कितना आ गया 2 आ गया। हमें निकालना क्या है pH निकालना है। एक फार्मूला मैंने आपको बताया था कि KW इक्वल pH प्लस क्या POH, ये बताया था। और यहाँ पे KW की वैल्यू कितनी होगी 14 होगी। pH निकालना है तो pH इक्वल क्या होगा KW माइनस क्या POH। यहाँ पे जो KW की वैल्यू होगी कितनी होगी 14 होगी, कांस्टेंट है। तो pH इक्वल क्या 14 माइनस pH कितना है 2, तो pH इक्वल कितना आ जाएगा 12। तो इस प्रकार से हम इनके pH को ऐसे निकाल सकते हैं और ऐसे निकाल सकते हैं। अगर आप आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर का यूज करते हैं तो आप ऐसे करेंगे, या तो अगर डायरेक्ट आपको pH निकालना है तो पहला POH निकाल लो। क्या निकालो POH फाइंड कर लो, और जैसे POH निकल जाएगा इस सिंपल सा फार्मूला KW इक्वल pH प्लस क्या POH, आप इसके वैल्यू पर रख देंगे तो आपको इसका pH मिल जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम जो pH को फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन अगर आपके सामने आ जाए। क्वेश्चन ये कहे कि बताओ अगर pH इक्वल 3 है तो हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी। क्वेश्चन हमारा ये है यदि pH 3 है तो हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी। तो एक सिंपल सा फार्मूला है, हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन इक्वल 10⁻⁻ pH होता है। तो हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन इक्वल क्या 10⁻⁻ pH कितना 3, यहाँ 3 भी है, आपको क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो अगले इसको आप बता लीजिए। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा डिस्कस कर लें, ये भी समाप्त हो गया। बफर सॉल्यूशन की बात कर लें, थोड़ा सा टॉपिक आता है बफर सॉल्यूशन का। बफर सॉल्यूशन, बफर सॉल्यूशन यानी बफर विलयन, बफर विलयन। देखिए बफर विलयन क्या होता है। बफर विलयन एक ऐसा विलयन होता है जिसमें अम्ल या क्षार की कुछ बूंद डालने पर भी उसके pH मान में परिवर्तित ना हो, ऐसा विलयन क्या कहलाता है बफर विलयन कहलाता है। ठीक है, यानी बफर विलयन की pH जो होती है वो रिजर्व होती है। ठीक है, यदि उस विलयन में हम एसिड की कुछ बूंद या बेस की कुछ बूंद डाल भी दें तो भी उसके pH के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ऐसा विलयन क्या कहलाता है बफर विलयन कहलाता है। मेरी बात समझ रहे हैं आप एक बार और। बफर विलयन ऐसा विलयन होता है जिसमें एसिड या बेस के कुछ बूंद डालने पर भी उसके pH मान में कोई भी परिवर्तन ना हो। इट मींस ना ही pH घटे और ना ही pH बढ़े। ठीक है, तो ऐसा विलयन क्या कहलाता है बफर सॉल्यूशंस कहलाता है। बफर सॉल्यूशन की जो विशेषता होती है वो ये है कि बफर विलयन अपने pH परिवर्तन का विरोध करता है और साथ ही साथ उसके उस विलयन का जो pH होता है वो रिजर्व होता है। ठीक है, अब देखिए बफर विलयन दो प्रकार के होते हैं। बफर विलयन टाइप, बफर सॉल्यूशंस दो टाइप के होते हैं, दो टाइप के होते हैं, ध्यान देना। एक तो एसिडिक बफर सॉल्यूशंस, क्या एसिडिक बफर सॉल्यूशन, और दूसरा क्या बेसिक बफर सॉल्यूशंस। क्या आपको बफर सॉल्यूशंस क्लियर हो गया ना। एक बार और सुन लीजिए, एक बार और सुन लीजिए, मैं आपको बता देता हूँ बफर सॉल्यूशन। जैसे मान लीजिए हमारे पास क्या है एक बफर सॉल्यूशन है। ठीक है, ये कोई हमारे पास क्या है एक बफर सॉल्यूशन है, कोई सॉल्यूशन है, चलो सॉल्यूशन मान लिया सॉल्यूशन।
और मानते हैं कि इसका पीएच मान लीजिए 4.5। पीएच कितना है? पीएच कितना है? 4.5 है। ठीक है, अब चलिए 4.5 होने का मतलब ये कैसा है? एसिडिक नेचर का होगा। चलिए अगर इस बफर सॉल्यूशंस में हम कुछ बूंद क्या डाल रहे हैं? एसिड डाल रहे हैं। एसिड डालने का मतलब इसमें सॉल्यूशंस में हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़नी चाहिए। जब हाइड्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी तो फिर क्या होगा? पीएच इसका घटेगा। क्यों? पीएच घटेगा, यानी कि जितना एसिड इसमें आएगा उसका पीएच वैल्यू और घटेगी। लेकिन यदि आप इस सॉल्यूशन में थोड़ा सा अलग एसिड डालते हैं, कुछ बूंद आप इसमें एसिड डाल रहे हैं, एसिड डालने पर भी इसका पीएच वैल्यू क्या है? 4.5 ही है। ठीक है, चलिए अगर आप इसमें बेस डाल देते हैं, क्या डाल रहे हैं? इसमें आप बेस डालते हैं। बेस के भी कुछ बूंद डाल रहे हैं। जैसे बेस के कुछ बूंद पड़े इसमें, इसका पीएच वैल्यू बढ़ना चाहिए, लेकिन तब भी इसका पीएच वैल्यू 4.5 है। अर्थात एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें एसिड या बेस की कुछ बूंद डाली भी जाए तो भी इस विलेन की पीएच के वैल्यू में कोई परिवर्तन ना हो, तो ऐसा सॉल्यूशन क्या कहलाता है? बफर सॉल्यूशन कहलाता है। अर्थात ये अपने पीएच को रिजर्व बनाए रखता है। ठीक है, अपने पीएच परिवर्तन का विरोध करता है, तो ऐसा सॉल्यूशन बफर सॉल्यूशन कहलाता है। ठीक है, तो चलिए, तो बफर सॉल्यूशन दो टाइप के होते हैं, एक तो एसिडिक बफर सॉल्यूशन और दूसरा क्या? बेसिक बफर सॉल्यूशन। अब ये एसिडिक बफर सॉल्यूशंस क्या है? एसिडिक बफर सॉल्यूशंस में आप ये कह सकते हैं कि एक ऐसा बफर सॉल्यूशन जिसका पीएच मान 7 से नीचे किसी पीएच को स्थिर बनाए रखता है, वो सॉल्यूशन क्या कहलाएगा? एसिडिक बफर सॉल्यूशंस कहलाएगा। यानी एसिडिक बफर सॉल्यूशंस का जो पीएच वैल्यू होगा वो 7 से नीचे किसी पीएच को वह स्थिर बना लेता है। ना तो वो उससे कम होगा, ना ही वो उससे अधिक होगा। कब? जब उसमें एसिड या बेस की कुछ बूंद डाली जाए तब। ठीक है, तो ऐसा बफर सॉल्यूशंस जिसका पीएच मान 7 से नीचे किसी पीएच को स्थिर बनाए रखता है, तो ऐसा बफर सॉल्यूशंस क्या कहलाएगा? एसिडिक बफर सॉल्यूशंस कहलाता है। या यूं कह लें कि वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस। वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बना साल्ट और प्लस क्या? वाटर। यानी वीक एसिड और प्लस क्या? साल्ट। वीक एसिड और प्लस साल्ट का जो मिक्सचर होता है, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बने साल्ट का जो मिक्सचर होता है, ये क्या कहलाएगा? एसिडिक बफर सॉल्यूशंस कहलाते हैं। इसका पीएच वैल्यू जो होता है 7 से नीचे किसी पीएच को फिक्स किया जाता है। ठीक है, और यहाँ बेसिक बफर सॉल्यूशंस क्या है? ऐसा बफर सॉल्यूशंस जिसका पीएच मान 7 से ऊपर, जिसका पीएच मान क्या? 7 से ऊपर किसी पीएच को स्थिर किए रहता है, ऐसा सॉल्यूशन क्या कहलाएगा? बेसिक बफर सॉल्यूशन कहलाएगा। बेसिक बफर सॉल्यूशन में क्या होगा? वीक बेस और प्लस क्या? स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ जो बना हुआ साल्ट होता है, साल्ट और वाटर। ठीक है, यानी ये वीक बेस और प्लस क्या? ये साल्ट। वीक बेस और ये क्या? ये वाला साल्ट। ठीक है, जो वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड के रिएक्शन के पश्चात जो साल्ट बना, साल्ट, ये साल्ट और वीक बेस का जो मिक्सचर होगा वो क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा बेसिक बफर सॉल्यूशन। ठीक है, मैं एग्जांपल रिएक्शन के माध्यम से तो मान लीजिए वीक एसिड क्या है? CH3COOH। ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस क्या है? NaOH। जब ये रिएक्शन करेगा साल्ट क्या बनाएगा? CH3COO Na और प्लस क्या? वाटर। अब हमारा एसिडिक बफर क्या होगा? एसिडिक बफर होगा द मिक्सचर ऑफ वीक एसिड CH3COOH और प्लस का ये साल्ट CH3COO Na। ये जो एसिड और साल्ट का जो मिक्सचर है, यही मिक्सचर क्या होगा?
एसिडिक बफर सॉल्यूशन, एसिडिक बफर सॉल्यूशन। अब इस एसिडिक बफर सॉल्यूशन में मैंने बताया कि ये एसिडिक बफर सॉल्यूशन है, मान लीजिए पीएच है, ये पीएच की वैल्यू कितनी 7 है, 7 से नीचे ये क्या है मान लीजिए 0। मान लीजिए एसिडिक बफर सॉल्यूशन ये मान लीजिए 4.5 मैंने एग्जांपल लिया, तो ये 4.5 पे ये अपने पीएच को फिक्स किए हैं। अब अगर इसमें इस एसिडिक बफर सॉल्यूशन में एसिड की कुछ बूंद या बेस की कुछ बूंद डाल दी जाए तो भी इसके पीएच मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसका पीएच मान कांस्टेंट बना रहेगा, ना ही 4.5 से कम होगा ना ही इससे ऊपर जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से बेसिक बफर सॉल्यूशंस का डिस्कस करते हैं। इसमें क्या है, वीक बेस मान लीजिए हमारे पास क्या है, अमोनियम ऑक्साइड है, और स्ट्रॉन्ग एसिड में क्या है, HCl। ठीक है, जब ये रिएक्शंस करेंगे तो क्या बनाएगा, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl और प्लस क्या ये वाटर बना रहे हैं। ठीक, तो वीक बेस, क्योंकि यहाँ पे क्या है वीक बेस यानी NH4OH और साल्ट क्या बना है NH4Cl, ये साल्ट है। तो इसका मिक्सचर यानी NH4OH और प्लस NH4Cl ये क्या कहलाएगा, बेसिक बफर। क्या कहलाएगा, बेसिक बफर सॉल्यूशंस कहलाते हैं। और बेसिक बफर सॉल्यूशन का जो पीएच वैल्यू होता है वो 7 से ऊपर किसी पीएच को कांस्टेंट किए रहता है। तो इसमें भी यदि आप एसिड की कुछ ड्रॉप या बेस की कुछ ड्रॉप अगर डाल देते हैं तो भी इसके पीएच वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो इस प्रकार से ये हो गया बफर सॉल्यूशंस क्या है, मैंने बता दिया। 2 टाइप के होते हैं, एसिडिक होता है और एक क्या होता है, बेसिक। तो एसिडिक बफर का एग्जांपल ये है और बेसिक बफर का एग्जांपल ये है, यानी कि इनका जो पीएच वैल्यू होता है फिक्स होता है, 7 से नीचे किसी पॉइंट पे ये फिक्स होगा। इसका जो पीएच होगा 7 से ऊपर किसी पीएच को ये फिक्स किया रहता है, बेसिक बफर सॉल्यूशंस कहलाता है। ठीक है, तो आप इसको बता लीजिए। एक छोटा सा टॉपिक और है, छोटा सा टॉपिक्स है और आपके इस लेसन का लास्ट टॉपिक है इंडिकेटर। इंडिकेटर, इंडिकेटर मीन्स क्या, सूचक। इंडिकेटर मीन्स क्या, सूचक। सूचक क्या होते हैं, इंडिकेटर क्या होता है, केमिकल सब्सटेंस है। इंडिकेटर एक ऐसे केमिकल सब्सटेंस होते हैं जिसका अम्लीय माध्यम में एक रंग होता है और क्षारीय माध्यम में दूसरा रंग होता है, या यूं कह सकते हैं इंडिकेटर का रंग अम्ल और क्षार के प्रभाव से परिवर्तित हो जाता है। तो ऐसे केमिकल सब्सटेंस क्या कहलाते हैं, इंडिकेटर कहलाते हैं। यानी एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस जिसका रंग एसिड और बेस के प्रभाव से परिवर्तित हो जाता है वो क्या कहलाते हैं, इंडिकेटर कहलाते हैं। ठीक है, इंडिकेटर कहलाते हैं। तो जैसे मान लीजिए हमारे पास इंडिकेटर है, फिनोल्फ्थलीन है, फिनोल्फ्थलीन, 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 फिनोल्फ्थलीन मान लीजिए हमारे पास क्या एसिड है और ये क्या है, बेस है। ठीक है, यहाँ पे एसिड है, ये क्या है, बेस है। ठीक है, ओके। तो इस फिनोल्फ्थलीन को भी आपने एसिड में डाला तो इसका जो कलर आएगा वो क्या होगा, कलरलेस। यानी फिनोल्फ्थलीन एसिडिक मीडियम में कैसे होंगे, कलरलेस होंगे। अब इसी फिनोल्फ्थलीन को आप बेस में डालते हैं, इसका रंग कैसा आता है, रेड आता है। ठीक है, तो ये एक ऐसे केमिकल सब्सटेंस होते हैं, सूचक एक ऐसे रासायनिक पदार्थ होते हैं जिसका अम्लीय माध्यम में एक रंग होता है और क्षारीय माध्यम में कोई दूसरा रंग होता है। तो ऐसे केमिकल सब्सटेंस को क्या कहते हैं, सूचक कहते हैं, इंडिकेटर कहते हैं। फिनोल्फ्थलीन की बात करें, फिनोल्फ्थलीन की एसिडिक मीडियम में कलरलेस होता है और बेसिक मीडियम में कलर कैसा होता है, रेड होता है। वहीं अगर मेथिल ऑरेंज की बात कर लें, मेथिल ऑरेंज की बात करें तो मेथिल ऑरेंज ये एसिडिक मीडियम मान लीजिए और ये क्या है, ये बेसिक है। ठीक है, तो अगर मेथिल ऑरेंज को आप
किस में डालते हैं, एसिड में डालते हैं, इसका रंग कैसा मिलेगा आपको, रेड मिलेगा। और यहीं पे अगर इस मिथिल ऑरेंज को आप बेस में डालते हो, इसका रंग कैसा मिलेगा आपको, येलो। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये हमारे इंडिकेटर हैं। इंडिकेटर ये सूचना देते हैं कि माध्यम अम्लीय है कि माध्यम क्षारीय है। इनका रंग फिक्स होता है एसिडिक मीडियम में। अगर फिनाफ्थलीन है तो कलरलेस ही होंगे। अगर माध्यम एसिडिक से क्या कर दें, बेसिक कर दें, तो तुरंत कलर कैसा हो जाएगा, रेड हो जाएगा। मिथिल ऑरेंज को हम एसिडिक मीडियम में लेते हैं, इसका रंग कैसा हुआ, रेड होगा। और इसी को हम बेस में डालते हैं, बेसिक मीडियम कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, येलो कलर के हो जाते हैं। ठीक है, एक पॉइंट यहाँ पे आता है पीएच रेंज। ठीक है, पीएच रेंज क्या होता है, तो जब कोई पदार्थ एक शुद्ध रंग से दूसरे शुद्ध रंग में परिवर्तित होता है तो इसका रंग परिवर्तन किसी एक निश्चित पीएच पर ना होकर के एक रेंज में होता है। उस रेंज को कहते हैं क्या, पीएच रेंज कहते हैं या पीएच परसेंट कहते हैं। ठीक है, जब कोई एक शुद्ध रंग किसी दूसरे शुद्ध रंग में परिवर्तित होता है तो इसका रंग परिवर्तन किसी एक निश्चित पीएच पर ना होकर के एक पीएच के रेंज में होता है, उसे हम क्या कहते हैं, पीएच रेंज कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से क्लास 10th की केमिस्ट्री का जो दूसरा लेसन में पढ़ाना था आपको, एसिड, बेस और सॉल्ट, ये लेसन आपका समाप्त होता है। अब इसके बाद में आप लोगों को फर्स्ट लेसन जो केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन जो है इसको मैं स्टार्ट करूंगा। तब तक आप इस लेसन को खूब अच्छी प्रकार से पढ़ें, इसका नोट्स बनाएं। ओके, फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपके पहले लेसन के साथ मिलता हूँ। ठीक है, ओके, थैंक यू।